क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है अपवाह वेग, अनुगमन वेग तथा ओम के नियम की व्युत्पत्ति। हम आज इसमें देखेंगे कि किस तरीके से हम अपवाह वेग या अनुगमन वेग के साथ ओम के नियम की व्युत्पत्ति कर सकते हैं। ठीक है, हमने माना कि तार की लंबाई L है, तार की लंबाई यहाँ पर L है और तार का क्षेत्रफल यहाँ पर A है। सिरों के बीच विभवांतर, ये मान लीजिए ये कोई तार है और तार के ये है हमारा A सिरा और ये है हमारा B सिरा। तो दोनों सिरों के बीच के विभवांतर जो है वो V है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है और अपवाह वेग BD है। तो तार में बहने वाली कुल धारा का मान क्या होता है? I बराबर NEAVD। ये हमारे पास इसका सूत्र, धारा प्रवाहित होने का ये फॉर्मूला होता है, ये हम पहले निकाल भी चुके हैं। अब हम बात करते हैं तार के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का कितना मान होगा। तो तार में जितना विभवांतर है, मतलब प्रति विद्युत क्षेत्र क्या होता है? प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित विभवांतर को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो प्रति एकांक लंबाई में कितना विभवांतर है ये हमारा V/L बता रहा है और यही हमारा क्या है? वैद्युत क्षेत्र। अब ये जो वैद्युत क्षेत्र है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर कोई ना कोई बल आरोपित अवश्य होगा। तो जो बल आरोपित हो रहा है वो बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है F/Q/E। यहाँ पर Q क्या है? आवेश होता है और यहाँ तार में क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है E, यानी कि F की जगह Q की जगह क्या रख देंगे? E। तो यहाँ पर हो जाएगा E/E। अब यहाँ पर E की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो F बराबर क्या हो जाएगा? EV/L। ये हमारे पास हो जाएगा लगने वाला बल। लेकिन यदि हम मान लें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, अगर हम मान लें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है तो त्वरण क्या हो जाएगा? तो सभी लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m और त्वरण होता है F = m/A। ये न्यूटन का द्वितीय नियम है। ये m जहाँ पर द्रव्यमान है, F जहाँ पर बल है और A वहाँ पर त्वरण है। यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे तो F/m आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर त्वरण आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप F की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी? EV/mL। ये आ गई आपके त्वरण की वैल्यू। ओके, हमने माना कि ये कोई तार है। ठीक है, तार जिसमें वैद्युत क्षेत्र क्या है? इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की गति हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा की विपरीत दिशा में होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन हमारे इस दिशा में प्रवाहित हो रहे होंगे। तो हम जानते हैं कि धातु के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने आयनों से बार बार टकराते रहते हैं और इन धन आयनों के टकराने के पश्चात जो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है वो तार के भीतर विपरीत दिशा में होता है। ये भी पता है, अभी जैसे बताया कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन की दिशा इस तरफ होगी। इलेक्ट्रॉन की दिशा मूवमेंट इस तरफ होगा और विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगा, विपरीत दिशा में होता है। तो यदि किसी इलेक्ट्रॉन के धन आयनों से अगर हम माने कि इलेक्ट्रॉन जो है और कोई धन आयन है, इससे क्रमागत टक्करों के बीच का टाइम क्या है? वो टॉर्क है। ठीक है, टक्करों के बीच का टाइम जो है वो टॉर्क होता है। तो इलेक्ट्रॉन के वेग में कितनी वृद्धि हो जाएगी? जितना त्वरण होगा कि V बराबर U+AT होता है। तो अगर U 0 है तो V बराबर क्या हो जाएगा? A टॉर्क, क्योंकि यहाँ पर टाइम को हम क्या ले रहे हैं? टॉर्क ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? V बराबर A टॉर्क। ओके, अगर हम किसी क्षण मान लें कि इलेक्ट्रॉन के पहले का वेग जो है वो U1 है, तो इलेक्ट्रॉन के वेग में टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी? U1 + A टॉर्क 1। ठीक है, तो ये हमारा एक वेग हो गया एक इलेक्ट्रॉन के लिए। इसी तरह V2 अपन निकालेंगे तो U2 + A टॉर्क 2, फिर V3 निकालेंगे तो U3 + A टॉर्क 3, ये आ जाएगा। ठीक है, जब धीरे धीरे इस तरीके से, भाई तार में तो बहुत नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए टोटल जो अपवाह वेग होगा वो क्या हो जाएगा? VD। ये क्योंकि ये जो टोटल वेग है यही हमारा VD कहलाएगा। तो VD क्या हो जाएगा? जो हमारा VD है वो सभी वेग के औसत वेग के बराबर होगा। तो औसत सबको जोड़ दीजिए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दीजिए, हमारा औसत वेग होता है। ठीक है, तो आप U1 को एक तरफ कर लीजिए, टॉर्क 1 को एक तरफ कर लीजिए और जो औसत वेग होता है वो इलेक्ट्रॉन का वो हमेशा 0 होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की दिशा इस दिशा में है और विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देंगे। इसलिए हमेशा VD की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर वो 0 आएगी।
और इसमें कोई भी चेंज मतलब यू का जो वैल्यू उसमें वेग जो होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो टोटल अपना वेग होता है वो जीरो होता है। तो यहाँ पर वी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए टॉर्क, ठीक है। अब यहाँ पर आप ए की वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू हमने निकाली थी वी डी इक्वल्स टू ई वी अपॉन एम एल इंटू टॉर्क, ये हमारी यहाँ पर आ जाती है वी डी की वैल्यू, ठीक है। ओके, अब क्या है, जब हमारा वी डी इतनी है तो तार में बहने वाली धारा का मान क्या होगा, तो आई बराबर एन ई ए वी डी, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर आप वी डी की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तब क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ पर वी डी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारी वैल्यू रहेगी एन ई ए ई वी अपॉन एम एल इंटू टॉर्क। तो हमने इसको ई से ई को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ई स्क्वायर ए वी अपॉन एम एल इंटू टॉर्क हो जाएगा। टॉर्क को हमने अंदर ले लिया, ए अपॉन वी को इस फॉर्म में लिख दिया है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, वी अपॉन आई की वैल्यू निकालेंगे कि ये हमारा आई की वैल्यू है, यहाँ से v अपॉन आई निकालेंगे तो ये अपोजिट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें से, ठीक है। ये v अपॉन आई मतलब आई को अगर हम नीचे ले जाएंगे तो ये एम एल और एन ई स्क्वायर टॉर्क ऊपर हमारा चला जाएगा, ओके। एम एल एन ई स्क्वायर और टॉर्क, तो ये हम कहते हैं ये पूरा का पूरा क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको हम आर से लिखते हैं। तो ये v अपॉन आई बराबर क्या है, कांस्टेंट, यही हमारा क्या है, ओम का नियम। v अपॉन आई बराबर क्या है, r, यही हमारा क्या कहलाता है, ओम का नियम, ठीक है। और ये r जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, ओके। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये सीधे अगर हम किसी तार में जो उसका शांति काल मतलब टॉर्क होता है वो चेंज भी नहीं होता है, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये हमेशा कांस्टेंट होता है और आर हमेशा कांस्टेंट रहता है। और ये वैल्यू कब निर्भर करती है, जब स्थिर ताप पर, बात कब आती है, स्थिर ताप पर। अगर हम ताप को बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू चेंज हो सकती है, ओके।